चलिए ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मैम, एक तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिवाइज किया था, हमने टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था। तो एक बार बेटा मेरे साथ में वापस से रिवाइज करिए। हमने टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखा कि ओवल शेप की होती है टेस्टिस, ईच टेस्टिस इज ओवल शेप एंड बेटा ईच टेस्टिस हैज 4 to 5 सेंटीमीटर डायमेंशन वाइज लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है। एंड टेस्टिस जो होता है बेटा ये कवर्ड होता है एक डेंस कवरिंग से, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन आंखों के सामने बेटा तुम्हारी आनी चाहिए। टेस्टिस के अराउंड डेंस कवरिंग होती है, उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक कनेक्टिव टिश्यू है आपके बेटा। ट्यूनिका एल्बुजिनिया की मदद से ही हम क्या करते हैं, टेस्टिस को इंटरनली कुछ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं कि नहीं, इंटरनली टेस्टिस को कुछ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं कि नहीं बेटा। एंड यही कंपार्टमेंट्स क्या कहलाते हैं, यही कंपार्टमेंट्स कहलाते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहलाते हैं। ये कंपार्टमेंट्स टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। कितने टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स होते हैं एक टेस्टिस के अंदर? Each testis is divided into 250 compartments called testicular lobule। 250 कंपार्टमेंट एक टेस्टिस के अंदर होंगे। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर तुमने क्या बनाया था, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर तुमने हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाया था। मैं सबके कॉइल्ड स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूं, मैं 2 के कॉइल्ड स्ट्रक्चर तुम्हें दिखा दे रही हूं। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर तुमने बनाया था बेटा। दीज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर वर कॉल्ड एज, ये ऐसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एक्चुअल में ऐसे ट्यूब जैसे, इसीलिए तो इसे बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसीलिए तो इसे क्या बोला जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ऑलमोस्ट 1 से लेकर 3 ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहा जाता है टेस्टिकुलर, सॉरी जिसे कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। 1 से 3 हमने इसी ट्यूब का, अगर मैं इस ट्यूब को पकड़ के सीधा करके उसको कट करके उसका क्रॉस सेक्शन देखती हूं तो हमने इसका क्रॉस सेक्शन भी बनाया था जिसपे मैं अभी बाद में आऊंगी। हम जब टेस्टिस को ऐसे देखते हैं बेटा तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। एक्चुअल में जब हम बोलते हैं कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं तो एक्चुअल में किसके अंदर बनते हैं, एक्चुअल में टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, है ना। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब स्पर्म बनता है तो अब ये टेस्टिस से बेटा आगे की तरफ, बाहर की तरफ भी तो जाएगा। कहां बाहर की तरफ जाता है, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जहां आता है, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डक्ट सिस्टम एंड दिस डक्ट सिस्टम इज कॉल्ड एज बेटा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेटे टेस्टिस। इसे कहते हैं रेटे टेस्टिस। सो रेटे टेस्टिस इज अ पार्ट ऑफ डक्ट सिस्टम। ये भी ट्यूब्स होती है, मैंने एक 3D डायग्राम से तुम्हें दिखाया था, ये भी ट्यूब्स होती हैं, याद आ रहा है बेटा, ये भी ट्यूब्स होती हैं। इसे कहा जाता है मैम रेटे टेस्टिस। इसे क्या कहा जाता है मैम, रेटे टेस्टिस कहा जाता है, ठीक है ना। रेटे टेस्टिस से अल्टीमेटली स्पर्म्स, रेटे टेस्टिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डक्ट सिस्टम या एसेसरी डक्ट्स, मेल एसेसरी डक्ट। और इसी बेटा रेटे टेस्टिस से स्पर्म इवेंचुअली कहां जाता है, एक ऐसे स्ट्रक्चर पे जाता है जिसे कहा जाता है जो अंदर और बाहर का कनेक्टिंग पार्ट है, जो स्पर्म को अंदर से बाहर लेके जा रहा है। तो ऐसे आपको बेटा क्या दिखते हैं, ऐसे आपको कुछ सीधे, ये बिल्कुल भी कॉइल्ड नहीं है, ऐसे आपको सीधे कुछ ट्यूब्यूल्स दिखते हैं बेटा, सीधे स्ट्रेट 10 से 12 ऐसे स्ट्रेट ट्यूब्स होते हैं जिन्हें आप कहते हैं वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया स्पर्म को अंदर से बाहर लेके जा रही है बेटा टेस्टिस के बाहर। तो रेटे टेस्टिस के बाद डक्ट सिस्टम में आ गया आपका 10 से 12 वासा एफरेंशिया। और वासा एफरेंशिया अल्टीमेटली स्पर्म को कहां लेके जाती है, अल्टीमेटली ये स्पर्म को लेके जाती है एक ऐसे स्ट्रक्चर पर जो प्रेजेंट होता है अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, और एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है एपिडिडाइमिस। पोस्टीरियर का मतलब टेस्टिस के पीछे वाला हिस्सा, याद है ना, एंटीरियर मतलब आगे वाला पार्ट एंड पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पार्ट। So located along the posterior surface of each testis is this highly coiled structure जिसे एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और एपिडिडाइमिस से अल्टीमेटली स्पर्म जाता है बेटा उस स्ट्रक्चर पे जो हमने पिछले से पिछली क्लास में, उससे पिछली क्लास में पढ़ा, दिस इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस। अब मुझे आगे का बताओ, वास डिफरेंस लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, अभी लिखेंगे इस बात को, लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल। यही बना के तुम्हें दिखा सकती हूं मैं, ये टेस्टिस से निकला, ये यूरिनरी ब्लैडर था, ये यूरिनरी ब्लैडर था, यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेथ्रा था, यही बना सकते हो। ये तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से बेटा लूप किया, ये सेमाइनल वेसिकल से डक्ट रिसीव किया, देखो वही वाला डायग्राम, सेमाइनल वेसिकल से डक्ट रिसीव किया, दोनों ने मिलकर बेटा क्या बनाया, कॉमन इजैक्युलेटेड डक्ट। कॉमन इजैक्युलेटेड डक्ट कहां ओपन हो गया, यूरेथ्रा में। हाउ इजी इट इज, ठीक है ना। यस, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। ये मैं ऐसे करके बना सकती हूं, एनीवे ऐसे करके मैं बना सकती हूं तुम्हें समझाने के लिए, कॉमन इजैक्युलेटेड डक्ट। अच्छा नेक्स्ट बेटा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ठीक है मैम ये तो टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर आपने बता दिया, अब ये बताओ कि इसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसकी शक्ल सूरत कैसी दिखती है। अगर इसे मैं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मानूं और इसे मैं कट करूं तो मुझे ऐसा गोला दिखेगा। तो अगर मुझे ऐसा गोला दिखेगा तो मैं इस गोले को अगर बनाना चाहूं तो मैम ये कैसा दिखेगा, तो ये ऐसा दिखेगा। जरा देखो, अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये मान लो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का मेरे को क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। याद रखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसे ल्यूमन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, ल्यूमन। और बाहर वाला जो पार्ट है बेटा वो पेरिफेरी है, वो बाउंड्री है, ठीक है, वो बाउंड्री है बेटा। अब मैं कह रही हूं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो होता है, एज पर एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस की थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑन इनसाइड इज लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। नाम बताइए उसका कमेंट सेक्शन में। नंबर 1 इज मेल जर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, आज उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। एंड नंबर 2 इज कॉल्ड एज बेटा द सर्टोली सेल्स जिसके फंक्शंस आज हमें लिखने हैं, जिसे नर्व सेल्स भी बोलते हैं। अब बेटा मेल जर्म सेल्स तुमने ऐसे बनाए थे जो बाउंड्री की तरफ बनाए थे तुमने, और मैंने इनफैक्ट इन मेल जर्म सेल्स आज जो हमें स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़नी है तो आज हम पढ़ेंगे कि जैसे ये मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ना, इनसे आगे जाके फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटेड, आगे जाके स्पर्म्स बनते हैं। तो मैंने ऐसे कुछ स्टेजेस बनाए हुए थे, इनका नाम अभी हमने लिखा नहीं था क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये तो हम आज की क्लास में करेंगे ही करेंगे। बट कहने का ये मतलब था कि मैम ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाए थे जिसे आप कह रहे हैं मेल जर्म सेल, एक्चुअल में यही वो मेल जर्म सेल्स हैं जिनसे अल्टीमेटली स्पर्म्स बनते हैं मैम, अल्टीमेटली स्पर्म बनते हैं। पूरा प्रोसेस क्या होता है वो तो आज पढ़ेंगे। और जब स्पर्म्स
बनते हैं बेटा, याद है मैंने स्पर्म में क्या कहा था, स्पर्म की मुंडी इस तरफ होगी और टेल इस तरफ, मुंडी इस तरफ, 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 टेल इस तरफ। टेल जो होगा वो ल्यूमन की तरफ है। और ये भी याद रखिए जो स्पर्म्स है ना वो हमेशा ल्यूमन के साइड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें बेटा ये कंसेप्चुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी मैं आज आपको कुछ चीजें बताऊंगी भी। तो ये हमेशा बेटा ऐसे ल्यूमन की तरफ पाए जाते हैं। स्पर्म्स को ही स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। ये आपने बेटा नंबर 1 सेल्स पढ़े, जिसे आपने स्पर्मेटोगोनिया बोला, या आपने बोला बेटा मेल जर्म सेल। दूसरे सेल्स कौन से थे, नर्व सेल्स, हमारी प्यारी प्यारी जग से न्यारी नर्व सेल्स, ठीक है ना। नर्व सेल्स को ही हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स, उन्हीं हम बोलते हैं सस्टेंटिकुलर सेल्स। आपने ऐसे सेल्स बना रखे थे, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मैम ये क्या करती हैं, ये नर्व सेल्स मैम क्या करती है, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके जी, बहुत बढ़िया। पर मैम आपने एक चीज और बताई थी नर्व सेल्स के बारे में, तो अभी आप बता दोगे। मैम ये बताओ, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे, इनके बीच में ये वाला स्पेस भी तो है, ये खाली खाली स्पेस भी तो है। ये खाली खाली स्पेस क्या होता है बेटा, ये खाली खाली स्पेस होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। ये होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। ये इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है, इसके अंदर भी कुछ चीजें होती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि इट हैज बेटा टाइनी टाइनी माइन्यूट माइन्यूट खूब सारी ब्लड वेसल्स होती है। मैम इनके अंदर एनसीईआरटी ने ये भी कहा है, कुछ होते हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स यानी कि मैम डिफेंस सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज। और मैम इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में होती हैं हमारे पास कुछ सेल्स जिन्हें बोला जाता है बेटा लेडिक सेल्स। क्या बोला जाता है, लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स को ही बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ये सेल्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, लेडिक सेल्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इंटरस्टिशियल सेल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। हम जो बोलते हैं कि मेल्स में हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने वाली जो सेल होती है, वो हार्मोन बनाने वाली जो सेल होती है वो लेडिक सेल्स होती है। हाँ वो अलग बात है कि कैसे ये हार्मोन बनाती है, कौन से हार्मोन्स की मदद से ये टेस्टोस्टेरोन बनाती है, वो तो बाद की बात है। बट लेडिक सेल्स जो होती है यही एक्चुअल में द मेन टाइप ऑफ एंड्रोजन बनाती है, व्हिच इज योर टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी नहीं होगी, स्पर्म बनेगा ही नहीं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज रिक्वायर्ड बेटा स्पर्म बनने के लिए। तो यहां तक किसी को कोई भी दुख दर्द समस्या अगर नहीं है तो दिल वाले बटन पे क्लिक करके दिलों की बौछार कर दी जाए बच्चों। समाप्ति एक्सप्रेस की होती है समाप्ति। आई होप मेरे बहुत सारे जो नए लक्ष्य में सपोले आए हैं उनको अब बेटा फ्लो समझ में आ गया है, उनको समझ में आ गया है कितनी इफेक्टिव तरीके से हम क्लास में रिवीजन भी करते हैं, लेकिन वो आपके लिए इफेक्टिव तब होगी बेटा जब आप पहले से पढ़ के आएंगे। मुश्किल से बेटा मुश्किल से 15 मिनट लगता है क्लास का, आपको घर जाके आप तो घर पे ही हो, रिवाइज करने में हमेशा रिवाइज करके आया करो बेटा, है ना। मैं बोल रही हूँ बेटा, मैं बहुत ना, मैं जानती हूँ एग्जाम्स की एंग्जाइटी कैसी होती है, कैसी फीलिंग होती है, कितना डर लगता है। तो मैं अभी जो लक्ष्य में है ना बच्चे, जो मतलब अभी तुम नहीं, जो तुम्हारे सीनियर्स है बेटा, या यकीन कहना मुझे, मैं फील कर पाती हूँ उनके डर को। मतलब जिन्होंने पढ़ा होता है ना बेटा वो भी डर रहे होते हैं, क्योंकि एग्जाम होता है बेटा, हार्मोन रश होता है यार, है ना, हार्मोन रश होता है, एंग्जाइटी होती है, डर लग रहा होता है, भूल रहे हैं सब कुछ। जिसने पढ़ा हुआ है सोचो उसको भी ऐसी फीलिंग आती है। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे, अगर आप अच्छे से रिवाइज करके नहीं जाओगे तो आपकी स्थिति जनवरी तक आते आते बहुत खराब होगी। तो मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा बेटा दिल से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, मैं नहीं चाहती तुम ऐसे सिचुएशन में पढ़ो बेटा, मैं बिल्कुल भी तुम्हें वैसे सिचुएशन में नहीं देखना चाहती, और तुम अपने आप को भी नहीं देखना चाहोगे। पूरे साल भर बेटा प्लीज बेटा मस्त पढ़ाई करो यार, ऐसी पढ़ाई करो ना, पेरेंट्स को भी शिकायत का मौका मत दो, खुद को भी शिकायत का मौका ना दो। पेरेंट्स भी कहें यार इसने अपनी तरफ से ना मैक्सिमम एफर्ट्स किए हैं, इसने काम चोरी नहीं की, इससे मैंने कभी नहीं देखा है कि इसने टाइम पास किया है, इसने बेफालतू का टाइम वेस्ट किया है, इसने अनवांटेड अननेसेसरी चीजें की है। वो मौका मत दो बेटा। इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे ना जब तुम 12वीं की प्रिपरेशन मस्त करोगे ना, जब तुम 12th मचा के पढ़ाई करोगे ना पूरे साल भर, तो तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने 12th की तो पढ़ाई मस्त की है, अब मेरे को बारी है 11th रिवाइज करने की, जो मैम बैच के अंदर करा रही है अभी 11th रिवाइज, अब मैं मस्त रिवाइज करूंगा। तो मैं चाहती हूँ बेटा तुम उस कैटेगरी में पढ़ो, ठीक है ना। फिर पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत डर लगता है तो उसको ओवरकम कैसे करना है वो हम बताएंगे।